नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास के इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए है और आज मैं उनसे बात करने वाला हूं उनके प्रश्न पत्र 20th सेंचुरी वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, जिस विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ वह केवल एक विश्व युद्ध नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की उन भयानक त्रासदियों में से एक था जिसे 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों की एक प्रलयकारी और एक दारुण घटना के रूप में देखते हैं। विद्यार्थियों, ये एक मामूली युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर लगभग 80 लाख के आसपास लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ के आसपास घायल हुए। मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा इतना ज़्यादा था कि लगभग 7,000 के आसपास लोग प्रतिदिन मारे जा रहे थे। यह युद्ध न केवल मानवीय जनधन की क्षति के हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी इसने पूरी दुनिया को तोड़कर रख दिया। एक अनुमान के मुताबिक जो विविध राष्ट्रों की विविध प्रकार की बुक, येलो बुक, ऑरेंज बुक, ग्रीन बुक और कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने तैयार किए गए, उसके कैलकुलेशन के आधार पर एक आंकड़ा जो उभर कर सामने आता है और वो कहता है कि लगभग 10 अरब रुपया उस दौर के अंदर इस युद्ध के अंदर खर्च हुआ। यह युद्ध यूरोपीय भूमि पर लड़ा गया। एशिया के कुछ क्षेत्रों में इस युद्ध की धमक गूंजी। यह युद्ध यूरोपीय मामलों से संबंधित था। लड़ने वाली ताकतें यूरोपियन थी, लेकिन इसके बावजूद इससे दुनिया के अधिकांश देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, जिनका इस युद्ध से डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था। इस युद्ध की ज्वाला हिंदुस्तान में भी पहुंची और ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में भारतीयों ने भी ब्रिटिश सेना में शामिल होकर इस युद्ध में भाग लिया और उन्होंने ईरान, इराक और मिस्र के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें कुछ भारतीय सैनिकों को विक्टोरियन क्रॉस भी मिला। महात्मा गांधी ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद की और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद करना एक अपना मानवीय कर्तव्य माना, जिम्मेदारी मानी। वही दूसरी तरफ उग्रपंथी विचारधारा के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने भी भारतीयों को इस युद्ध से जुड़कर ब्रिटिश सरकार की मदद के लिए आगे आने की बात कही और उनके दिमाग में ये बात काम कर रही थी कि हमारी इस मदद के बदले में, हमारे इस एहसान के बदले में ब्रिटिश सरकार हो सकता है कि हमें जल्दी इसको राज्य प्रदान करे, हमें जल्दी से ज़्यादा अधिकार प्रदान करे और हमें जल्दी स्वराज प्रदान करे। वही दूसरी तरफ हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने इस घटना को एक स्वर्णिम अवसर के रूप में बुलाने का प्रयत्न किया और उन्होंने ये कहा कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति कमजोर होगी और हम क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय सैनिक काफ़ी वीरता के साथ लड़े और हिंदुस्तान की सैनिकों ने, विशेष रूप से हमारे सिख सैनिकों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ऐसा एक कैलकुलेशन सामने आया है कि लगभग 20% सिखों ने, जो सैनिकों की तादाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही है, उसमें से कुल तादाद के 20% सिख सैनिक थे, तो उन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी नेताओं का यह सोच कि ब्रिटिश सरकार उनके इस एहसान को और सहयोग को याद रखेगी और उन्हें अधिकार देगी, यह एक प्रकार से बिल्कुल गलत साबित हुआ। और उल्टे हम ये देखते कि 1919 के बाद, 1919 में और 1919 के बाद, 1919 में तो हमें मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी भयंकर विभीषिका देखनी पड़ी, रॉलेट एक्ट जैसे मामलों को देखना पड़ा और जब भारतीयों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो 1922 में असहयोग आंदोलन जैसे मूवमेंट को चलाना पड़ा। तो ये इस युद्ध का एक और पहलू है। तो आइए अब हम बात करते हैं उस यूरोप के बारे में, वह यूरोप जो हमें 20वीं शताब्दी के बिगिनिंग में दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, वो यूरोप एक यूरोप नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा यूरोप था जो ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा हुआ था, जिसके फटने और लावा निकलने की देरी बाकी थी। वह यूरोप एक ऐसा यूरोप था जो कि बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था और एक तत्कालिक तौर पर एक चिंगारी और आग की जरूरत थी और वह चिंगारी मिले और वह विस्फोट हो। और जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि 28 जून 1914 को वो चिंगारी मिल गई और उस चिंगारी मिलने के बाद जो विस्फोट हुआ
उस विस्फोट के धमाके को पूरी दुनिया ने देखा और सुना। 80 लाख के आसपास लोग मारे जाना और 2 करोड़ के आसपास घायल हो जाना और इससे बड़ी संख्या में लोगों का लापता हो जाना, हताहत हो जाना और अर्थव्यवस्थाओं का तबाह हो जाना, ये मामूली बात नहीं थी। तो हम इन चीज़ों को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे विद्यार्थियों कि ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपको ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। मैं आपसे केवल तथ्यों की बात नहीं करूँगा। तथ्य आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारे ढेर सारे मिलेंगे और उनसे काफ़ी इतिहास के पन्ने काले हो रखे। मैं आपसे बात करूँगा घटनाओं के विश्लेषण की। आपको ये जानना पड़ेगा कि यह क्यों और कैसे हो रहा है और किन परिस्थितियों में हो रहा है। 1914 में घटित इस भयंकर विश्व युद्ध को समझने के लिए लगभग हमें 60-70 साल पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको ले जाता हूँ 1870 के अंदर। 1870 विद्यार्थियों, विश्व इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें कई छोटे छोटे राष्ट्रीयता वाले और विशेष रूप से जर्मन भाषा बोलने वाले छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर प्रसा के नेतृत्व में एक महान जर्मनी का निर्माण 1870 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महान जादूगर काउंट ओटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हो रहा है। एकीकरण हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है और यह निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन यह एकीकरण किन परिस्थितियों में हुआ और 1870 में जो घटना घटित हो रही है उसको समझना बहुत जरूरी है कि 1870 की घटना से में ही आगे चलकर होने वाले प्रथम विश्व युद्ध के बीज नहीं थे। 1870 में वो बीज पड़ा जिसने कि इस युद्ध के वृक्ष को जन्म दिया। 1870 में जब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया तो ये एकीकरण फ्रांस को हराकर किया गया। फ्रांस के साथ युद्ध के बाद जो संधि की गई वह संधि नहीं थी विद्यार्थियों, वह फ्रांस का एक राष्ट्रीय अपमान था। फ्रांस से बड़े पैमाने पर जर्मनी ने युद्ध हार जाने को वसूल किया। फ्रांस की बहुमूल्य करोड़ों रुपए की कलाकृतियां और राष्ट्रीय महत्व की कलात्मक वस्तुएं जर्मनी ने फ्रांस से छीन ली। यही नहीं, जर्मनी ने फ्रांस से उसके महत्वपूर्ण कोयला और लोह उत्पादक क्षेत्र एल्सस और लॉरेन के क्षेत्र छीन लिए। स्थिति और भी बदतर तब हुई जबकि वर्साई के शीश महलों से जर्मनी के निर्माण की घोषणा की गई। विद्यार्थियों, यह फ्रांस के लिए संधि नहीं थी बल्कि फ्रांस का राष्ट्रीय अपमान था और इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना फ्रांस के जनमानस की राष्ट्रीय मांग बन गई। और आगे चलकर फ्रांस के राजनीतिक पॉइंटियर ने कहा था कि यदि फ्रांसीसी नवयुग, यदि फ्रांसीसी जनता और यदि फ्रांसीसी नेताओं के मन में एल्सस और लॉरेन को वापस लेना एक राष्ट्रीय मांग नहीं बनती है या उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न नहीं बनता है तो उनके जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फ्रांस की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बन गया और फ्रांस ने यह तय किया कि हम फिर से शक्तिशाली होंगे और जर्मनी से इस अपमान का बदला लेंगे। इस चीज़ को जर्मनी भी अच्छी तरीके से जानता था, बिस्मार्क भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता था। और क्यों नहीं जाने, क्योंकि बिस्मार्क के पास उस वक्त पूरे यूरोप का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महान कूटनीतिक काउंट ओटो वन बिस्मार्क था। काउंट ओटो वन बिस्मार्क, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो यूरोपीय राजनीति का एक ऐसा महान जादूगर था जो एक साथ हवा में 5-5 गेंदों को उछाले रखता था और एक भी गेंद नीचे नहीं गिरती थी। इसका मतलब ये है कि वह यूरोपीय राष्ट्रों के साथ टैक्टफुली, कूटनीति के तरीके से किस प्रकार से डील किया जाए, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाए, उस चीज़ को जानता था। इसीलिए उसने जर्मनी को अब एक दुर्भेद्य सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश किया और फ्रांस को मित्रविहीन, सैनिक दृष्टि से मित्रविहीन रखने की नीति को जामा पहनाया। और इसी दिशा में जो उसने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया, वह महत्वपूर्ण कदम यद्यपि जर्मनी की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन विद्यार्थियों यह कदम आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पहुंचाने वाला साबित हुआ और विश्व युद्ध के लिए सबसे निर्णायक और जिम्मेदार तत्व साबित हुआ। और महान यूरोपीय इतिहासकार प्रोफेसर एस.बी. फे ने भी अपने ग्रंथों में इस चीज़ का उल्लेख किया कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे तत्कालिक और महत्वपूर्ण कारण था गुप्त रूप से होने वाली कूटनीतिक संधियां, गुप्त समझौते, गुप्त सैनिक समझौते, जो स्पष्ट रूप से दुनिया को 2 भागों में बांट रहे थे। 1877 में एक पवित्र सम्राटों का समझौता हुआ जो बिस्मार्क ने किया, जिसमें 3 पवित्र राजवंश, जर्मनी का होहेंजोलर्न,
ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग और रूस के रोमानोव जार, उन्होंने मिलकर एक सहयोग का एक समझौता किया। यह एक ढीला ढाला संघ था। बिस्मार्क ने इसकी शुरुआत की जर्मनी को सुरक्षा कवच पहनाने की दृष्टि से, लेकिन 1878 के अंदर एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसने कि बिस्मार्क को इस चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कम से कम रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1878 के अंदर प्रख्यात बर्लिन समझौता हुआ, जब रूस ने काले सागर और भूमध्य सागर में जाने की अपनी कोशिशों और गर्म पानी के बंदरगाह को हासिल करने की कोशिशों के अपने दूसरे प्रयास, पहला प्रयास क्रीमिया युद्ध था, दूसरा प्रयास 1877 में तुर्की पर अधिकार करके उसके अधिकांश एरिया छीने और इन एरियाज को वापस लेने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने दबाव बनाया और 1878 में बर्लिन में एक समझौता कराया। रूस को ये उम्मीद थी कि जर्मनी उसका मित्र है, इसलिए रूस को काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन बिस्मार्क ने रूसी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया और जिसके कारण रूस बिस्मार्क से नाराज हो गया और उसने बिस्मार्क को कहा कि तुमने एक मध्यस्थ की भांति काम नहीं किया, बल्कि तुमने एक चोर की भांति काम किया। तो बिस्मार्क ने यह कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया और जर्मनी को तो 1 इंच ज़मीन भी नहीं हासिल हुई, लेकिन ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रूस ने जर्मनी को यह कहा कि भविष्य में अब जर्मनी रूस के मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं रहेगा। तो यह बिस्मार्क के लिए काफ़ी चिंता की बात थी और इसका तुरंत परिणाम निकला। 1879 में उसने अपने पास में स्थित हैब्सबर्ग राजवंश के ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक गुप्त सैनिक सहयोग का समझौता किया और जिसमें कहा कि दोनों पर हमला होने की स्थिति में दोनों एक दूसरे का मदद करेंगे और 1882 में इटली भी इस समझौते में शामिल हो गया। तो यह इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाली एक महत्वपूर्ण दल तैयार हो गया। लेकिन जल्दी ही स्थिति में परिवर्तन आया। बिस्मार्क की कूटनीतियाँ और गुप्त नीतियाँ इस बात पर टिकी हुई थी कि जर्मन सम्राट उसकी बात मान रहा था और अब तक जो जर्मन सम्राट था फ्रेडरिक विलियम, वह बिस्मार्क की नीतियों का अनुकरण कर रहा था। लेकिन जल्दी ही फ्रेडरिक विलियम के बाद 1890 के आसपास फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु के बाद नया जर्मन सम्राट बना कैजर विलियम द्वितीय। कैजर विलियम द्वितीय युवा था, उत्साह से लबरेज था, जर्मनी को विश्व ताकत बनाना चाहता था, जर्मनी को नए नए उपनिवेश प्रदान करवाना चाहता था और उसका यह मानना था कि जर्मनी क्यों उपनिवेशों की दौड़ में पीछे रहे। जर्मनी को नौसैनिक ताकत बनाना चाहता था, जर्मनी को बहुत बड़ी थल सैनिक ताकत बनाना चाहता था और उसकी नीतियों का परिणाम यह था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जर्मनी के सैनिकों की संख्या 18 लाख के आसपास थी, 18 lakhs। बिस्मार्क यूरोपीय राजनीति में शक्ति संतुलन चाहता था और उसका ये मानना था कि जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हासिल हो और फ्रांस अकेला रहे। इसके लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिससे कि ब्रिटेन या कोई अन्य यूरोपीय ताकत नाराज हो और इसीलिए उसने उपनिवेशों पर और जर्मनी को नौसैनिक ताकत बनाने पर जोर नहीं दिया और उसका ये कहना था कि जर्मनी की ज़रूरतें जर्मनी से पूरी हो सकती है और हमारी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं है और नौसैनिक क्षेत्र में हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, हम केवल स्थल ताकत ही बने रहेंगे। और उसने एक बार ये कहा भी था कि ब्रिटेन समुद्री चूहा है और जर्मनी जमीनी चूहा, तो जमीनी चूहे और समुद्री चूहे में दुश्मनी नहीं हो सकती, केवल सहयोग ही हो सकता है। तो ऐसा करके उसने ये पूरा का पूरा उपाय कर रखा था कि कभी भी भविष्य में फ्रांस के साथ अगर जर्मनी का संघर्ष हो रहा है तो कम से कम ब्रिटेन फ्रांस की मदद के लिए नहीं आए। लेकिन नए जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क की नीतियों को बदल दिया और विवश होकर बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास ले लिया। कैजर विलियम द्वितीय ने उस नीति पर चलना चालू किया जो आगे चलकर विश्व युद्ध का कारण बन रही है। विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जर्मनी और इंग्लैंड की प्रतिद्वंदिता। अब जर्मनी ने इंग्लैंड से हर मोर्चे पर कंपटीशन लेना चालू कर दिया। उसने ब्रिटेन के मुकाबले में अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ावा देना चालू किया, विस्तार देना चालू किया और कैजर का ये कहना था कि वह दिन दूर नहीं जब हम समुद्रों के मालिक होंगे। मैं जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत बनाऊंगा और जो कोई भी जर्मनी के खिलाफ नौसैनिक दृष्टि से चुनौती देगा तो उसको 1000 बार विचार करना पड़ेगा। ये ब्रिटेन के लिए एक प्रकार से खुली वार्निंग थी क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेशों का भविष्य उसकी समुद्री ताकत के ऊपर टिका हुआ था।
इसके साथ साथ अफ्रीका में भी जर्मनी ने नए नए उपनिवेश हासिल करने की कोशिश की और यह फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के लिए एक प्रकार से चुनौती थी। माहौल काफी गर्माने लगा और इसके साथ उसने एक और कदम किया। उसने गुप्त सैनिक सहयोग का जो समझौता जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ कर रखा था, उस समझौते को उसने 1879 के समझौते को उसने ओपन कर दिया। इससे रूस ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और उसने भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस के लिए रास्ते आसान नहीं थे, जैसे ही उसने देखा कि जर्मनी मेरा मित्र नहीं, ऑस्ट्रिया मेरा मित्र नहीं, इटली मेरा सहयोगी नहीं, ब्रिटेन मेरा सहयोगी नहीं, तो मैं किससे जाऊं, मैं किससे मिलूं। तो उसने फ्रांस की तरफ देखा। फ्रांस को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्रों की तलाश थी और इसका परिणाम हुआ विद्यार्थियों 1894 का विख्यात फ्रैंको रशियन मिलिट्री अलायंस। यह मिलिट्री अलायंस या सैनिक समझौता एक कदम था द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले एक दूसरे ग्रुप के निर्माण का। तो जैसे ही 1894 का समझौता हुआ, वैसे ही ब्रिटेन को बड़ी चिंता हुई। ब्रिटेन जो अब तक यूरोपीय राजनीति में एक विशिष्ट नीति का अनुकरण करता था, जिसको वो कहता था पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडिड आइसोलेशन, शानदार अलगाव की नीति, उसने अब अपने आप को अलग थलग महसूस। उसका ये मानना था कि जब तक मेरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, मैं यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन जब जर्मनी ने नेवल मुद्दे और कॉलोनियल मुद्दे, औपनिवेशिक मामलों में अपनी महत्वाकांक्षा और रुचि दिखाई, तो ब्रिटेन को बड़ी चिंता हुई। और ब्रिटेन ने जब ये देखा कि फ्रांस और रूस दोनों एक हो गए, तो उसने 1904 में फ्रांस के साथ भी एक सैनिक सहयोग का समझौता कर लिया। 1894 का समझौता और 1904 का समझौता, ये उस पाल के अंदर, उस दीवार के अंदर दो बड़े बड़े छेद थे विद्यार्थियों, जो पाल बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा के लिए बनाई थी। जर्मनी की सुरक्षा के लिए जो उसने दुर्भेद्य कवच तैयार किया था, उस कवच के अंदर अब दो बड़े बड़े छेद हो चुके थे और 1907 के अंदर एक और बड़ा छेद हुआ और ब्रिटेन, रूस और फ्रांस 1907 में एक बहुत बड़े सैनिक सहयोगी समझौते के रूप में उभर कर सामने आ गए। अब प्रथम विश्व युद्ध के लिए लड़े जाने वाले दोनों दल तैयार हो गए। तो जहां एक तरफ गुप्त समझौते, कैजर विलियम की नीति, एंग्लो जर्मन नेवल संघर्ष, जर्मनी की औपनिवेशिक नीति, सैन्यीकरण, हथियारों की दौड़ विश्व युद्ध का कारण बन रही है, वही दूसरी तरफ एक और अन्य विचारधारा भी थी जो इस विश्व युद्ध को हवा दे रही थी, और वो था उग्र राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, उग्र राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के संसाधनों पर नियंत्रण कायम करने के लिए प्रेरित करती है, जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित करती है। और जैसा कि जर्मनी के दार्शनिक चिंतक को कांट, फिगल, हिक्टे जैसे लोगों ने ये कहना था कि जर्मन सभ्यता दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। आगे चलकर हिटलर भी इसी बात का नारा दे रहा है और उसको यह हक है, जर्मनी को यह हक है कि दुनिया के देशों पर हुकूमत करे। जर्मनी को हक है दुनिया के देशों को डोमिनेट करने का, उनको एजुकेट करने का, और यह अधिकारी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी जो ईश्वर ने उसको दे रखी है। इसके अलावा युद्ध के माहौल को भड़काने में समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने खुद अखबारों को एक हथियार के रूप में यूज किया, अपने ऑफिसेज को एक वॉर रूम के रूप में देखा और तनाव को भड़काया। ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी दोनों देशों के समाचार पत्र एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे थे, हथियार की दौड़ को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। जर्मनी अगर 4 नौसैनिक जहाज बनाता तो ब्रिटेन 6 बनाता। इस प्रकार से हथियारों की दौड़ चालू हो गई। तो जहाँ एक तरफ इस प्रकार के कारण जिम्मेदार थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ और ऐसे बिंदु भी थे जो पूर्वी समस्या से जुड़े हुए, जो बाल्कन देशों के मामले से जुड़े हुए। बाल्कन देश जिसके अंदर सर्बिया है, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, रोमानिया, इस प्रकार के, बल्गेरिया, इस प्रकार के कंट्रीज है। तो इन सारे कंट्रीज में एक चीज़ कॉमन थी, इनमें ज़्यादातर लोग स्लाव थे। तो ये स्लाव लोग इकट्ठे होकर अपना एक पूरा पर्टिकुलर स्लाव कंट्री बनाना चाहते थे और जिसको रूस सपोर्ट दे रहा था। 1878 में क्या हुआ, सबसे बड़ा काम हुआ कि सर्बिया का जो नोवी बाजार का संजय के, बोस्निया हर्जेगोविना के कुछ एरियाज
वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में दे दिए गए। तो इससे सर्बिया के लोगों में बड़ी उत्तेजना पैदा हुई, बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और बाल्कन देशों में एक माहौल बना जो विश्व शांति को खतरा पहुंचाने वाला था। तो इस प्रकार की सारी प्रतिक्रिया मिलजुल कर प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा दे रही है। अब आइए अब हम बात करते हैं उस बारूद के बारे में जिसके ऊपर यूरोप बैठा था, उस ज्वालामुखी के बारे में, उस वॉल्केनो के बारे में जिसके मुहाने पर यूरोप बैठा था। तो उसके अंदर किस प्रकार से आग लगी, किस प्रकार से चिंगारी लगी। यह 28 जून 1914 की बात थी। मैंने ये बताया कि ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया हर्जेगोविना के कुछ क्षेत्रों और नोवी बाजार के संजक इसका कंट्रोल दे दिया गया था। तो इससे सर्बिया में काफ़ी नाराजगी थी और बोस्निया हर्जेगोविना के सरायो इलाके के कुछ क्रांतिकारी संगठन, जिसमें एक ब्लैक हैंड नाम की संस्था थी, काला हाथ, ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने सरायो की यात्रा की योजना बनाई और ब्लैक हैंड नाम की संस्था ने घात लगाकर ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी। यह ऑस्ट्रिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ऑस्ट्रिया ने 28 जून 1914 को घटित इस हत्याकांड के लिए सर्बिया को जिम्मेदार माना और सर्बिया के ऊपर काफ़ी कठोर शर्तें ला दी और सर्बिया को माफ़ी मांगने को कहा और अपने राष्ट्रीय झंडे को ऑस्ट्रिया के झंडे के सामने झुकाने को कहा। लेकिन सर्बिया ने इस प्रकार की किसी भी घटना की जिम्मेदारी लेने से मना किया और उसने ऑस्ट्रिया की शर्तों को ठुकरा दिया। परिणाम ये था, 28 जुलाई 1914 को एक महीने के तनाव के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और सर्बिया की रक्षा के लिए रूस आ गया। रूस युद्ध में कूद पड़ा और बाद में ऑस्ट्रिया के सपोर्ट के अंदर जर्मनी कूद पड़ा और जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन भी बेल्जियम की तटस्थता को लेकर, मामले को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा और ये युद्ध की आग धीरे धीरे चारों तरफ फैलती गई। इस युद्ध के कई पहलू थे। ये युद्ध यूरोप के हर क्षेत्र में लड़ा गया। एशिया में भी इस युद्ध की गूंज सुनाई दी और इस युद्ध के कई स्टेप्स थे। शुरुआती दौर के अंदर जर्मनी इसके अंदर भारी पड़ रहा था और जर्मनी ने एक पनडुब्बी जिसका नाम लुफ्टानिया नाम जहाज था और जिसके अंदर काफ़ी अमेरिकी लोग थे, उसको डुबो दिया। इसका परिणाम यह था कि उसमें अमेरिकी लोग भी थे। लगभग 1200 के आसपास अमेरिकन से डूब गए। अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा। इस युद्ध का एक दूसरा पहलू ये था कि रूस, जो अब तक मित्र राष्ट्रों के साथ था, वो इस युद्ध से अलग हो गया क्योंकि रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति हो गई। इटली वह मित्र राष्ट्रों के पक्ष में इस युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका ने इस युद्ध को लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध बताया और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 बिंदु का एक समझौता भी पेश किया। हालांकि यह अलग बात है कि युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने इस समझौते पर अमल करने से मना कर दिया और खुद अमेरिका भी इस मामले में नहीं कूदा। तो इस प्रकार से ये युद्ध काफ़ी भयानक युद्ध था, काफ़ी विभीषिकापूर्ण युद्ध था और लगभग 80 लाख के आसपास लोग मारे जा रहे हैं और 2 करोड़ के आसपास घायल हो रहे और नागरिक क्षति का तो अनुमान पूरी तरीके से लगाया भी नहीं जा सका। यह युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ। अंत में जर्मनी को और उसके सहयोगियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और जर्मनी के साथ वर्साई की शांति संधि संपन्न की गई। ये पूरी की पूरी शांति प्रक्रिया पेरिस शांति समझौता कहलाता है। विद्यार्थी, जब भी हम इन घटना का विश्लेषण करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम इतिहासकारों को, इतिहास के विद्यार्थियों को इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि मनन के लिए भी है, चिंतन के लिए भी है। लेकिन अफसोस ये है कि लोग इतिहास पढ़ने के बावजूद भी इतिहास की गलती और इतिहास से सबक नहीं लेते। एक बार फिर 1919 के पेरिस पीस सेटलमेंट में उन्हीं घटनाओं को दोहराया गया जो 1870 में घटित हुई। शांति समझौता का मतलब ये होता है कि आप जब शांति के लिए बैठते हैं तो कम से कम इस प्रकार का वातावरण आप तैयार कीजिए
कि हारने वाले पक्ष को भी लगे कि वाकई उसके साथ न्याय किया जा रहा है। 1870 में जर्मनी ने फ्रांस के साथ न्याय नहीं किया, और अब 1919 में आप जर्मनी के साथ सैनिक सहयोग, जर्मनी के साथ शांति संधि की बात कर रहे हैं, वर्साई संधि की बात कर रहे हैं, लेकिन शांति की कहीं बात नहीं है, बात बदले की बात है, बात प्रतिशोध की बात है। इतिहासकारों ने लिखा है कि यहाँ पर शांति की कोई बात नहीं दिखाई दे रही, बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के शरीर से रक्त की हर एक बूंद को नोच लेना चाहते थे। जिस प्रकार से कठोर शर्तें थी संधि की, वह जर्मनी के लिए राष्ट्रीय अपमान बनी, और मार्शल फोच ने कहा था कि वर्साई संधि नहीं है बल्कि 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। और 1939 में दुनिया को एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध जैसी भयानक विभीषिका को देखना पड़ा। जर्मनी के ऊपर काफ़ी भारी भरकम युद्ध हर्जाना लादा गया। जर्मन सम्राट कैजर विलियम द्वितीय वो भाग खड़ा हुआ, उसको सजा नहीं दी गई, उसके कारनामों की सजा जर्मन जनता को मिली। जर्मनी से सार और रूर घाटी के क्षेत्र छीन लिए गए। जर्मनी के थल सैनिक संख्या की तादाद घटाकर 1 लाख कर दी गई। जर्मनी की नौसैनिक संख्या को सीमित कर दिया गया, और जर्मनी बेरोजगारी के आलम से गुजरने लगा। यही एक ऐसा वातावरण था जब जर्मन जनता के मन में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई, और हिटलर ने इस चीज़ को इनकेस किया, और हिटलर ने अपने भाषणों में यह कहा कि वर्साई संधि की एक एक धारा जर्मन नागरिकों के दिलो दिमाग में अंकित हो जानी चाहिए, और जर्मन जनता प्रतिज्ञा करे कि वर्साई संधि के एक एक बिंदु का जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक जर्मन जनता को शांति नहीं मिलेगी। वर्साई संधि की धाराएं जर्मन जनता के हृदय में विद्रोह और विरोध का ऐसा ज्वाल्यमान समुद्र बन जाए, और उससे लहर उठे, और हर लहर से एक ही आवाज़ निकले कि हम फिर से ताकतवर होंगे और हम फिर से बदला लेंगे। तो बात यह कि सबक लेने की जरूरत, तो यहाँ से सबक नहीं लिया गया। नुकसान की बात अगर बात है कि ब्रिटेन और फ्रांस को नुकसान हुआ, तो नुकसान तो जर्मनी को भी हुआ, और स्थिति ये थी कि जर्मनी युद्ध हार जाने के बोझ से इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुका था कि 1923 में जर्मनी में महान भयंकर मुद्रा संकट पैदा हो गया, मुद्रास्फीति। और स्थिति ये थी कि लोग अब टोकरी में भरकर पैसा ले जाने लगे और जेब में भरकर सामान लाते थे, क्योंकि मुद्रा का मूल्य इतना ज़्यादा गिर चुका था। जर्मन कारखाने बंद हो चुके थे, जर्मन लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान पर प्रश्न पैदा हो गया था, वे भीख मांगने लग गए थे, यहाँ तक कि जर्मन औरतों को वैश्यावृत्ति तक के क्षेत्र में उतरना पड़ा। तो ये चीज़ें शांति के लिए उचित नहीं थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर कर सामने आया, अपने अमेरिका एक नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आया, यद्यपि उसने यूरोपीय मामलों में ज़्यादा रुचि नहीं दी, और पेरिस शांति सम्मेलन से उसने अपने आप को बिल्कुल अलग ही रखा। इस युद्ध के बाद इटली जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, औपनिवेशिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस युद्ध में कूदा, वो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हुई, तो वह भी असंतुष्ट रहा। बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान हुआ। रूस जो 1917 में इस क्रांति से अलग हो गया था, उसने अपनी प्रगति और उन्नति पर ध्यान दिया, और रूस के नेतृत्व में समाजवाद और बोल्शेविक विचारधारा की एक नवीन लहर पैदा हुई, जो आगे चलकर पूरी दुनिया को पूंजीवाद और साम्यवाद के 2 गढ़ों में बांट रही है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक ऐसी संस्था के निर्माण पर विचार किया गया जो कि भविष्य में इस प्रकार का युद्ध न हो, इसके ऊपर नज़र रखे। इसके लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। आगे चलकर मैं जब आपसे द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूंगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से यह राष्ट्र संघ नाम की संस्था असफल हुई, क्योंकि खुद अमेरिका इससे नहीं जुड़ा, और जो लोग जिनके ऊपर इनके नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी हिटलर और मुसोलिनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया और राष्ट्र संघ के मूल उद्देश्यों को ही असफल कर दिया। तो विद्यार्थियों, मैंने आपसे बात की आज प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, इसके कारणों, परिणामों और पृष्ठभूमि के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी रुचिकर लगी होगी। स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। जय भारत, जय हिंद।